वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम एक खास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। सवाल है, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। यह सवाल यूपीएससी 2021 और 66वीं बीपीएससी 2021 ये दोनों में पूछा हुआ है। और ये बीपीएससी के सवाल हैं जो 50 नंबर के होते हैं, जबकि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में ये सवाल आपको 15 या 20 नंबर में देखने को मिलेगा। और कभी कभी 10 नंबर में भी ये पूछे जा सकते हैं, तो उतना ही शॉर्ट लिखेंगे। यहाँ पे हमने बताया है कि जो हिंदी भाषा और साहित्य है, ये यूपीएससी में ये 2.5 घंटे का पेपर होता है। और इसका पूर्णांक 250 नंबर का होता है, जबकि बीपीएससी में ये 3 घंटे का एग्जाम होता है और ये पूर्णांक 300 नंबर का होता है। और इस तरह प्रश्नों के उत्तर देने में भी थोड़ा सा भिन्नता है। जैसे आपको बीपीएससी में ऐसा मिलेगा कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है और प्रत्येक खंड से 3 प्रश्नों को चुनते हुए 6 प्रश्न का उत्तर दीजिए। और बीपीएससी के जो सारे सवाल होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं, जबकि यूपीएससी के जो सवाल होते हैं वो इस तरह का होता है। जैसे देखिए, यहाँ पे हमने ये 2022 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। ये ये देखिए, इसमें 8 सवाल, ये 3 घंटे और 250 नंबर। इसमें 8 प्रश्न है जो 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 1 और 5 अनिवार्य है और प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रत्येक जो हम आंसर लिखेंगे वो देवनागरी लिपि में लिखना है। ये इंस्ट्रक्शन यूपीएससी का है और यूपीएससी का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। जो नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे वो एक नज़र हम देखते हैं, ये जो पेपर 1 है उसका ये सिलेबस है। पेपर 1 में का है उसका ये सिलेबस है। आप एक नज़र देख लीजिए। अपभ्रंश, अपभट्ट, प्रारंभिक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता, मध्यकाल में अवधि ब्रज का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। और इसी में जो 8वां नंबर पे है ये सवाल है आपका, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षण। और चूंकि जो सिलेबस है यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बीपीएससी सबका लगभग सेम है, यूपीएससी में 3 टॉपिक थोड़ा ज्यादा अधिक है ये भाषा वाले में, बाकी तो एक ही सब है। तो एक ही हम तैयारी करके सारे एग्जाम में हम दे सकते हैं। देखिए, सवाल है, मानक हिंदी के प्रमुख व्याकरणिक लक्षणों की विवेचना कीजिए। इस सवाल का जब हम इसको, चूंकि इस टॉपिक को हम विस्तार में पढ़ रहे हैं, तो हमने इसको बड़ा में आंसर लिखने का प्रयास किया है। उससे ये होगा कि जब यूपीएससी में सवाल छोटे छोटे भागों से पूछे जाएंगे, पद संरचना, सर्वनाम के ऊपर लिखना है, संज्ञा के ऊपर लिखना है 10-10 नंबर में, तो हम उससे लिख सकते हैं। यूपीएससी में और यूपीपीसीएस में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि सर्वनाम पे लिखिए 10 नंबर का, लिंग पे लिखिए, पद पे लिखिए। तो इसका उत्तर है, मानक हिंदी की व्याकरण को 4 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, जिसमें पद संरचना होता है, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना। इसमें पद संरचना है। जी, पद संरचना में 2 प्रकार का होता है, जिसमें कुछ विकारी शब्द होते हैं और कुछ अविकारी शब्द होते हैं। विकारी का मतलब होता है कि जिस पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का प्रभाव पड़ता है, जबकि अविकारी ऐसा होता है जैसे विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं, जैसे अरे, आह, ये सब शब्द है कि उस पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसलिए इनको अविकारी शब्दों में रखा गया है। अब हम एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे है संज्ञा, तो संज्ञा के बारे में हम जानते हैं कि वह पद जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, द्रव्य, ये सब का बोध होता है, तो उसको संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में किसी खास व्यक्ति का नाम राम, श्याम, सीता, दिल्ली, कानपुर, ये सब हो गया। और जाति में जैसे मनुष्य कहने से पूरे मनुष्य जाति का बोध हुआ, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य, पशु, फल, सब्जी। भाववाचक संज्ञा में प्रेम, घृणा, विनम्रता। द्रव्यवाचक संज्ञा में पानी, दूध और जो भी लिक्विड चीजें सब इसमें आ जाएगा। सर्वनाम में है वे पद जो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त हो, और ये 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें पुरुषवाचक संज्ञा है,
जब हम अगर यूपीएससी के एग्जाम में 10 नंबर के सवाल में केवल सर्वनाम पूछा जाए या पद संरचना पूछा जाए तो उसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण सब लिख देंगे। लेकिन अगर केवल सर्वनाम पूछा जाए तो हम एक एक जो शब्द है उसको व्याख्या करके लिखेंगे। ये छोटे में स्लाइड में सब हो जाए इसलिए हमने छोटे छोटा केवल एग्जाम्पल से काम चलाया है। इसमें सर्वनाम के जो एग्जाम्पल हैं पुरुषवाचक सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, वह, हम। तो ये सब जिससे पुरुष का बोध हो। पुरुषवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम है, जिससे जिससे अपनत्व का बोध होता है, आप, अपना, आपके लिए, ये सब शब्द। निश्चय मतलब अगर निश्चय का बोध होता है तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, जैसे यह, वह। अनिश्चय कोई, कुछ। तो डिफिनेशन भी लिखेंगे ना तो हम ऐसे लिख देंगे कि जिससे किसी चीज की अनिश्चितता का बोध होता है तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम को उसे कहते हैं। और कोई एग्जाम्पल दे दिए अ, कि कुछ लोग उधर जा रहे हैं तो इसमें कुछ है जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और उसने जो कहा सो हुआ, इस तरह करके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो जो और सो है जो संबंधवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन और क्या। आपका नेक्स्ट है संज्ञा सर्वनाम हो गया था। अभी एक विशेषण है। विशेषण है संज्ञा सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या, मात्रा, परिमाण आदि की जो विशेषता बताता है, जिसमें लड़का, अच्छा लड़का, 3 पुस्तक, नई कलम, ये सब आता है। और जो हिंदी में विशेषण है वो 4 प्रकार के होते हैं। जिसमें गुणवाचक विशेषण है, जिस विशेषण से किसी संज्ञा और सर्वनाम के गुण प्रकट होता है, जैसे अच्छा, बुरा। अब इसको हम वाक्य में भी लिख सकते हैं। अगर हमें विशेषण पे केवल लिखना हो 10 या 15 नंबर में तो हम इसको बड़ा करके लिखेंगे। अच्छा लड़का मतलब अच्छे लड़के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, ऐसा कुछ। अ, बुरा परिमाणवाचक विशेषण जो है जिससे किसी चीज की परिमाण का बोध होता है, जैसे थोड़ा पानी, बहुत दूध इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण है, इससे संख्या का बोध होता है, यथा एक किताब, 2 मनुष्य, 3 लड़के इत्यादि। नेक्स्ट है सार्वनामिक विशेषण। ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की अ, सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे मेरी पुस्तक, कोई बालक, किसी का महल, वह लड़का आदि। क्रिया व्यवस्था क्या है? क्रिया भाषा का वह विकारी पद है जिसके माध्यम से कुछ करने या होने का सूचित होता है, और इसे कर्म के आधार पर 2 भेद होता है, एक अकर्मक और सकर्मक। जिसमें वाक्य में इस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है, सकर्मक में होता है। वाक्य में इस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, जैसे शीला ने सेब खाया। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट जो है ये है प्रयोग के आधार पर क्रिया का भेद है, जैसे संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। अगेन हम कह रहे हैं कि हमें क्रिया पे केवल लिखना भी हो सकता है 10 या 15 नंबर में, तो इसलिए इतना विस्तार से पढ़ाया है हमने। तो संयुक्त क्रिया का एक उदाहरण है, राम तेजी से चलता जा रहा है। इसमें चलना है जो मुख्य क्रिया है, और जा रहा है जो संयोगी क्रिया है। सहायक क्रिया है, यह मुख्य क्रिया के उत्तर पद व उसी पर निर्भर होती है, जैसे गिर पड़ना व फेंक देना। प्रेरणार्थक क्रिया है, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को करवाता है तो उसको प्रेरणार्थक कृत्य कहते हैं, जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है या नौकर से रसोई बनवाता है, कुछ भी। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रिया। जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और कर्ता एक कार्य को समाप्त करके दूसरे कार्य को करने के लिए लग जाता हो तो जो क्रिया पहले समाप्त हो चुकी है वह क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। और पूर्वकालिक क्रिया पर पुरुष, वचन, लिंग और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सामान्य भाषा में कहें तो जो क्रिया पहले समाप्त हुई है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य क्रिया की मूल धातु में कर शब्द को जोड़कर हम सामान्य क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया के बदले में बदल सकते हैं। जैसे है आपका
दिनेश खेलकर खाना खाएगा, तो ये पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है जो कारक व्यवस्था है, किसी वाक्य में मुहावरा या वाक्यांश में संज्ञेय सर्वनाम का क्रिया के साथ उसके संबंध के अनुसार जो रूप बदलता है उसको कारक कहते हैं। जैसे इसमें जैसे कर्ता, हमने ने चिन्ह भी आपने पढ़ा, हमने बचपन में पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, आप, ये है जो उसको उसके साथ के जो शब्द हैं। आपादान से मतलब किसके साथ कौन सा शब्द चलता है, संबंध काके की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे हो, अरे ये सब। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देकर बताया केवल। कर्ता, वह फल खाता है, कर्म, राम ने आम खाया, करण, ये जो करण है इसका जो सिंबल है वो ये है, से है। तो बालक गेंद से खेल रहा है, इसमें से है जो आपका करण कारक है। संप्रदान में है, स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो, तो ये को है, इसमें संप्रदान कारक है। बच्चा छत से गिर पड़ा, तो ये से आपादान कारक संबंध है। वह, यह कमल की गाय है, अधिकरण भंवरा फूलों पर मंडरा रहा है, संबोधन है, हे राम यह क्या हो गया। तो ये हमने देख लिया। और जो नेक्स्ट है, जो हमने पहला जो टॉपिक ये देखा था, ये था पद संरचना, कारक व्यवस्था, विकारोत्पादक तत्व और वाक्य संरचना। तो ये हम अभी लास्ट वाले देखेंगे, ये विकारोत्पादक तत्व है, इसके बारे में देखेंगे। क्योंकि ये जो मानक हिंदी के बारे में का अध्ययन तभी कंप्लीट होगा जब ये चारों टॉपिक को हम पढ़ लेंगे। तो हिंदी में 6 विकारोत्पादक तत्व हैं। कौन कौन है? लिंग, वचन, काल, पुरुष, वाच्य और भाव। इसमें लिंग व्यवस्था है, जिसमें हिंदी व्याकरण में लिंग 2 माना गया है। इसमें पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द है, माली, चौधरी, ठाकुर, ठग। इस लिंग में है ठकुराइन, मालिन और चौधरानी। जबकि संस्कृत में एक तीसरा भी लिंग है, नपुंसक लिंग, हिंदी में तो खैर नहीं है, जिसमें फल, पुष्प ये सब है। और एक अंग्रेजी में एक शब्द, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि अंग्रेजी भाषा में एक उभयलिंग शब्द है, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर आता है। नेक्स्ट है वचन संरचना। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन जिसमें लड़का, बेटा, नदी, बहुवचन लड़के, बेटे, नदियां। इसको हम वाक्य के रूप में भी लिख सकते हैं। अगेन हम वही बता रहे हैं कि जब हमें विस्तार में चीजों को लिखना होगा तो हम वाक्य के रूप में लिखेंगे कि लड़का पढ़ता है, उसको अंडरलाइन करके कि लड़का एक वचन है, इस तरह करके हम चीजों को बड़ा करेंगे। बहुवचन लड़के, बेटे, नदियां, संस्कृत में तीसरे वचन के रूप में द्विवचन को भी स्वीकार किया गया है। काल व्यवस्था, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने होने का ज्ञान हो तो उससे काल कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य। और इसमें वही जो रहा है, बच्चे खेल रहे हैं तो वर्तमान काल, बच्चे खेल रहे थे तो भूतकाल, और बच्चे खेलेंगे तो ये भविष्य काल हो गए। पुरुष व्यवस्था है, जिसमें उत्तम पुरुष में है मैं, हम, मध्यम पुरुष में है तू, तुम, और अन्य पुरुष में है वह, वे। और नेक्स्ट है वाच्य व्यवस्था। क्रिया का विषय या तो कर्ता हो सकता है, जैसे जिसमें कर्तृवाच्य है राम सुनता है, कर्म हो सकता है जिसमें कर्म वाच्य है मैंने रोटी खाई, या न कर्ता होता है न कर्म, बस भाव मात्र होता है। भाववाच्य, भाववाच्य है अब चला नहीं जाता। नेक्स्ट है भाव व्यवस्था, जिसमें क्या है, भाव की दृष्टि से क्रिया रूपों के 3 भेद हैं, साधारण या निश्चयार्थ, मैं खाता हूँ, मैं पहुंचा। संभाव्य अर्थ है मैं आया हूँ, वह चलता होता, ये संभावना व्यक्त की जा रही है, तो ये है। विंध्य अर्थ में है, या इसको आज्ञार्थ भी कहते हैं, ये वहां जाओ, यहाँ आओ, ये सब। और नेक्स्ट है वाक्य संरचना। तो वाक्य संरचना, वाक्य सार्थक शब्दों या पदों का वह व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम हो। व्याकरणिक दृष्टि से अर्थ बोधन की मूल इकाई वाक्य को ही माना गया है।
वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद हैं। पहला, साधारण तथा सरल वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है, यथा राम पढ़ता है, मुरारी खेती करता है, ये हो गया सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य हो गया कुछ सरल वाक्य और सरल एवं मिश्र वाक्य को जोड़ देते हैं तो उसको संयुक्त वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे है, तुम जाओ और अपने पिता से कहना, तो ये है संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट है आपका मिश्र वाक्य है कि जिस वाक्य में दो वाक्य खंड हो तो उसको कहते हैं, और एक वाक्य दूसरे पर पूरी तरह निर्भर करता है, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे उसने कहा कि मैं जाऊंगा, भैंस भीग रही है क्योंकि वर्षा हो रही है, अध्यापक मेहनत से पढ़ा रहे हैं क्योंकि बच्चों की परीक्षा सन्निकट है, तो ये है। नेक्स्ट है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है कि ये सब है। पहला है विधानवाचक या निश्चयवाचक वाक्य, जिसमें है इसको जब हमें विस्तार से लिखना होगा वाक्य संरचना तो अगेन वैसे ही इसका जो भेद है उसके ऐसे करके परिभाषा लिख देंगे। तो जैसे किसी चीज का निश्चय का बोध होता है तो उसे निश्चयवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे राम दयालु है, निषेध निषेध या नकारात्मकता का बोध होगा वहां पे, उसको कहेंगे निषेधवाचक वाक्य। जैसे एग्जाम्पल हमने दिया यहाँ पे, हवा में नमी नहीं है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक वाक्य, क्या आज बरसात होगी। विस्मयादि वाचक वाक्य, अरे वहाँ क्या बात है। आज्ञावाचक वाक्य, यहाँ आओ। इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर तुम्हें सुबुद्धि प्रदान करे। संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम पढ़ोगे तो मिठाई मिलेगी। और संदेहवाचक वाक्य है कि शायद आज बरसात होगी। ये हमारा जो टॉपिक था मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के बारे में लिखिए, वो हमारा समाप्त हो गया। अगेन इस जो टॉपिक हमने पढ़ा उसकी क्या अहमियत है, मतलब उसे हमने क्यों पढ़ा, इतना समय लगाया। अब आइए उसे सवाल देखते हैं। यहाँ पे यूपीएससी के सवाल का कलेक्शन है, ये हमने कहीं से लिया है इमेज उसका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सवाल है ना, मानक हिंदी के सर्वनामों का सोदाहरण विवेचन कीजिए। सर्वनाम का विवेचन कीजिए, आपको 2016 में पूछा है। कारक व्यवस्था का सोदाहरण विवेचन कीजिए, यूपीएससी का 2015 में पूछा है। और फिर मानक हिंदी के स्वरूप पर प्रकाश डालिए, इसमें तो आप जितना भी लिख दें उतना है नंबर के हिसाब से। ये 2013 में पूछा है। ये मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषता पर परिचय दीजिए, 2013 में। मानक हिंदी की विवेचन विवेचन निम्नलिखित दृष्टियों से कीजिए, ध्वनि संरचना, रूप संरचना, वाक्य संरचना, ये 2012 में है। ये उस समय का पूछा गया जब यूपीएससी में भी 50 नंबर के सवाल पूछे जाते थे। अभी तो नहीं पूछा जाएगा इस तरह, इतना लंबा नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है परिनिष्ठित हिंदी के व्याकरणिक स्वरूप की विवेचना कीजिए, 2011 में पूछा हुआ है। और हिंदी की विभिन्न व्याकरणिक कोटियों का उल्लेख करते हुए पद रचना में उसकी भूमिका स्पष्ट कीजिए, ये 2009 में है। आपको बता दें कि 2013 से पहले सिलेबस हिंदी का वही है, लेकिन 2013 से पहले सवाल था जो बड़े बड़े नंबर के पूछे जाते थे, जैसे 25 नंबर में एक सवाल पूछ लिया गया। अब है कि नहीं 15 नंबर के, 10 नंबर के, 15 नंबर के सवाल मैक्सिमम होते हैं, कभी कभी 20 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं। और ये देखिए लिंग व्यवस्था पे टिप्पणी लिखिए, ये 2009 का सवाल है। व्याकरणिक संरचना पे लिखिए 2008 का, फिर वाक्य संरचना पे लिखिए 2004 का, फिर लिंग समस्या पे लिखिए 2003 का है। लिंग और वचन व्यवस्था पे लिखिए 2002 का है। फिर हिंदी के वाक्य संरचना को सुधारण निरूपित कीजिए 2001 में। यूपीएससी के सारे सवाल हैं। और नेक्स्ट है आधुनिक हिंदी में लिंग व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए, ये भी 2001 में पूछा हुआ है। तो ये टॉपिक कितना महत्वपूर्ण है, ये तो केवल यूपीएससी के सवाल का कलेक्शन है। हम आगे के आगे जब जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें बीपीएससी और यूपीपीसी के सवालों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, कि आपका सब्सक्राइब ही
आपका सब्सक्राइब ही मेरी पूंजी है। सो थैंक यू। थैंक यू।